अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयद असलान बुखारी और केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, अब हम दूसरे पार्ट के अंदर ना सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का टॉपिक कंप्लीट करेंगे बल्कि साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। In this segment, students, we are going to discuss the remaining chemical properties of sulfuric acid along with the uses of sulfuric acid. तो चलें आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस टॉपिक को और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। Dear students, now let's move on to the second part of the topic. We were discussing chemical properties of sulfuric acid और अभी हमने पिछले ही पार्ट में उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन इन वाटर, एसिड्स की प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ गैसेस के साथ उसके रिएक्शंस को डिस्कस किया है। एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस सल्फ्यूरिक एसिड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, reaction with benzene, precipitation reactions and reactions with oxidizing agents. तो चले बच्चे शुरू करते हैं reactions as dehydrating agent. स्टूडेंट्स, ये बात तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि it is a very strong dehydrating agent because it has great affinity for water. तो ये किसी भी जगह पे जब वाटर देखता है ना तो ये उस वाटर को वहां से एलिमिनेट कर देता है, रिलीज करवा देता है। तो हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन बेटे यहां पर ना ये सारों की डिहाइड्रेशन कर देता है, लेकिन यहां पर मैं एक एक्सेप्शन आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस करना चाहता हूं और वो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बच्चों, ये जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ना, ये इसको नहीं डिहाइड्रेट कर पाता, इसके अंदर से वाटर नहीं रिमूव कर पाता, बल्कि ये बाकी सब की डिहाइड्रेशन कर देता है। उल्टा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसकी जो है वो डिहाइड्रेशन करवा देता है, यानी इसके साथ रिएक्शन कर जाता है P2O5, ये उसकी नहीं करवा पाता डिहाइड्रेशन। तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक्सेप्शन है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की। तो बच्चों, जब कभी भी हम इसका रिएक्शन मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ करवाएंगे तो उन सब्सटेंसेस में स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, उन सब के अंदर से वाटर को एलिमिनेट कर देगा, वाटर को उसमें से निकाल देगा। सो कुछ रिएक्शंस आपके सामने हैं। इन द फर्स्ट रिएक्शन इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि ये काम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही करेगा, डिल्यूट फॉर्म में नहीं करेगा। सो इट विल एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओनली इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। सो आप देखें कि जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड के अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वाटर लिक्विड की फॉर्म में नहीं निकलता, बल्कि यहां पे वाटर स्टीम की फॉर्म में निकलता है। आप अंदाजा करें कि कितना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि वाटर जो है वो वाटर स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, अभी पिछले ही पार्ट में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा जब कभी भी इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, इट रिएक्ट्स सो वायलेंटली विद वाटर दैट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जंप्स टू ओवर 120 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, इन सारे रिएक्शंस के अंदर, इन सारे रिएक्शंस में वाटर जो होगा वो स्टीम की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, लिक्विड वाटर वहां से नहीं एक्सट्रैक्ट होगा बल्कि स्टीम की फॉर्म में निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड, स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी अगर आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं यहां पे आपको शो कर देता हूं, इस जगह पे देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसको आप यूं भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूं भी लिखा जा सकता है और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है उस तरह भी लिखा जा सकता है। इन बोथ द केसेस इट्स करेक्ट। सो इट इज COOH whole twice and after reacting with concentrated sulfuric acid it abruptly releases its water in the form of steam और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड
जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पहला मेंबर है जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। बहुत सारी किताबों में स्टूडेंट्स इसको मिथेनोइक एसिड भी लिखा होता है। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन फॉर्मिक एसिड के साथ करवाते हैं, किसका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, सो स्टूडेंट्स आप देखें उसमें से भी ये स्टीम की फॉर्म में वाटर को एब्रप्टली विद इन सेकेंड्स एलिमिनेट कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब इसका रिएक्शन हम इथेनॉल के साथ करवाते हैं या इथाइल अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो बच्चों याद रखो जो अल्कोहल्स होते हैं ऑन डिहाइड्रेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव एल्कीन्स। तो आप देखें हमने इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल इस्तेमाल किया एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड एथिलीन, या इसको आप लोग छोटी क्लासेस में इथीन भी पढ़ते आए हैं। इथीन और एथिलीन एक ही बात है। सो जस्ट विद द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इथेनॉल एथिलीन वाज प्रोड्यूस्ड। तो आप देखो बेटा, जिसके साथ भी आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो ना, उन सब के साथ रिएक्शन करने पे ये उनके अंदर से वाटर को एब्रप्टली विद इन सेकेंड्स एलिमिनेट कर देगा और उनको बकिया प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जब इसका रिएक्शन करवाते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इंक्लूडिंग ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च के साथ करवाते हैं, स्टूडेंट्स ये जो मैंने यहाँ स्टार्च लिखा हुआ है ना, इसको आप पॉलीसैकेराइड ही समझ लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो उनके पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। तो आप इसको सिर्फ स्टार्च ना समझें स्टूडेंट्स, ये पॉलीसैकेराइड्स का शुमार इसमें हो रहा है। अभी इस टॉपिक पर आते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि किस किस के साथ ऐसा ही रिएक्शन होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर स्टूडेंट्स जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, वो एब्रप्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में और स्टीम वहां से एलिमिनेट हो जाती है। स्टूडेंट्स इस कार्बन को, जो यहां पे कार्बन एब्रप्टली प्रोड्यूस होता है ब्लैक कलर का, इसको कार्बन स्नेक भी कहा जाता है या स्नेक कार्बन भी कहा जाता है। सुक्रोज के केस में भी यही होता है। तो जो कार्बन वहां डिपॉजिट होगा स्टूडेंट्स, उसको कार्बन स्नेक कह दिया जाता है, वो उसकी अपीयरेंस की वजह से, और फौरन से स्टीम की फॉर्म में वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ग्लूकोज की बजाय सुक्रोज इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन सेम होता है, जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर करते हैं। 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन स्नेक प्रोड्यूस होते हैं, पूरी की पूरी अपीयरेंस जो है वो अचानक से चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स आपने ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है कि बोथ ऑफ देम आर वाइट इन कलर, ठीक है। ये सुक्रोज तो वो कॉमन टेबल शुगर है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, तो ये दोनों ही वाइट हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। लेकिन जैसे ही ये कार्बन स्नेक की फॉर्म में आते हैं तो इनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन मौजूद है, और साथ में स्टीम की फॉर्म में वाटर एलिमिनेट हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। तो याद रखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने जनरल फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, ये एक पॉलीसैकेराइड का है, या आप इसको कह लेंगे ये एक पॉलीमर है, या स्टूडेंट्स आप इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है। जैसे ही इसके अंदर आप ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अब जरा ये ज़हन में लेके आए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से आप पढ़कर आए हुए हैं। एक का नाम तो मैंने लिखा हुआ है स्टार्च, और एक आप पढ़कर आए हैं सेलुलोज। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है, स्टार्च के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होता है और सेलुलोज के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होता है। सेलुलोज हमें आमतौर पे प्लांट्स में से मिलती है, और स्टूडेंट हमारा जो पेपर है और जो वुड है वो सारा का सारा सुक्रोज, सारा का सारा सेलुलोज यानी पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लकड़ी के ऊपर या पेपर के ऊपर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये उसको फौरन जला देगा
और जला के उसमें से कार्बन को अलग कर देगा और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये n क्या है, तो n एक नंबर है, वो इसमें कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 10, इट कुड बी 20, ये तो एक नंबर है, यानी कितने पॉलीमर्स जो हैं वो आपस में अटैच हुए हैं, ये बेसिकली उसका नंबर है। आप देखें कि ये ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स होते हैं, ग्लूकोज से ही स्टार्च बनता है। तो हुआ क्या है, जब ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे बेटा तो क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ज़हन में लेके आए। ग्लूकोज के दो यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो उनमें से वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो जब वाटर निकल जाता है वो दोनों आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड बना देते हैं। तो जब वो बहुत सारे मिलते हैं तो वो फिर एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, लेकिन उन दोनों के मिलने से क्या चीज़ एलिमिनेट हो रही है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इसलिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का फर्क आ जाता है। तो ये असल में एक पॉलीमर का जनरल फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, जिसमें से ग्लूकोज आपस में क्या होती रही है, कंडेंस होती रही है, कंडेंस होते होते उसने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो आप देखें कि 6 कार्बन्स तो हैं ही हैं, बाकी फिर n से मल्टीप्लाई होगा, जितने पॉलीमर्स होंगे उसके हिसाब से कार्बन प्रोड्यूस होंगे, और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स तो यहां से प्रोड्यूस होने ही होने हैं, साथ ही वो n से भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने टोटल पॉलीमर्स हैं। सो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये वो सारे रिएक्शंस हैं जिसमें ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ऐसा ही एक और रिएक्शन है स्टूडेंट्स, और वो है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि उसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, ये हाइड्रेटेड हो जाता है और इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लेकिन जैसे ही हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं बच्चों, तो इसमें से फौरन से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है और ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। अच्छा बच्चों, इसकी अब अपीयरेंस हमें कैसी नजर आएगी? इसकी अपीयरेंस हमें फौरन बता देती है कि जनाब उसमें से वाटर एलिमिनेट हो गया। वजह, ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमें मिलता है स्टूडेंट्स ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है ना, जब इसके साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अपेयर हो रहा होता है। लेकिन जब एनहाइड्रस होता है, वाटर निकल जाता है स्टूडेंट्स, तो ये व्हाइट कलर में हो जाता है। सो ये जो फिजिकल चेंज आया है कलर का, ये हमें फौरन बता देता है कि वाटर क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज। बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके ऊपर पहले भी हम बहुत तफसील में गुफ्तगू कर चुके हुए हैं कि जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा देता है और उसकी अपनी रिडक्शन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो रिएक्शंस आपके सामने मैंने लिखे हुए, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पिछले पार्ट के थोड़े से रिएक्शन ज़हन में लेकर आए स्टूडेंट्स। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाया, वहां पर भी तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम किया। आप याद करें, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 थी, जबकि दूसरी तरफ जाके +2 हो गई। तो याद रखिएगा, ये अपने सारे के सारे रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, चाहे आप इसका रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाएं या किसी और के साथ करवाएं। अब हम देखते हैं कुछ खास ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये बाकायदा प्योरली हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नजर आ रहा है। फर्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये रिएक्शन असल में सल्फ्यूरिक एसिड और कोल का कांटेक्ट है। तो ये कोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट है। स्टूडेंट्स आपने कोल की कुछ टाइप्स पढ़ी हुई हैं, जिनमें से पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये वाला जो कार्बन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये कोल है, असल में बिटुमिनस कोल है, और उसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना बेटा, वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही है, इसको डिल्यूट फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे। Now you can clearly see that after the reaction, carbon has been oxidized into carbon dioxide. आप देख लें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में क्या होती है, 0, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. So from 0 to +4, increase in oxidation state, and increase in oxidation means oxidation. जबकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर का सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6,
जबकि SO2 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। तो +6 से किस में आ गया? +4 में। +6 से +4 में आने का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है रिडक्शन। सो वी कैन क्लियरली सी that in this reaction and in all these reactions, आप पहले ही गौर कर लो, सारे रिएक्शंस में H2SO4 is going to convert into SO2। तो ये सब के अंदर स्टूडेंट्स आप देखें SO2 में चेंज होगा सिवाय इसके। तो जोन जोन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शंस हैं उनमें इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू SO2। सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवाएगा लेकिन अपनी क्या करवाएगा? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल सल्फर, और ये तो हमने टॉपिक जब हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे सल्फर का और ऑक्सीजन का, हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था कि ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट सल्फर डू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हम यूज करेंगे। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। और देखें कि ये जो है ना, ये +6 से किस में जा रहा है? +4 में। ये देखें, और ये 0 से किस में जा रहा है? +4 में। मतलब ये वाला सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो चूंकि ये उसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है इसलिए इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो ये उसको फ्री सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। और ये आप देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। सो इन हाइड्रोजन सल्फाइड the oxidation state of sulfur is -2, it will change from -2 to 0, and sulfur from +6 will be changed into +4। तो ये चीज भी स्टूडेंट्स हमें इंडिकेट कर रही है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवा रहा है और उसको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो रहा है। एंड फाइनली विद द रिएक्शन इन HBr एंड HI, आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड is converted into free bromine, and similarly hydrogen iodide is converted into free iodine। और इनके अंदर, दोनों के अंदर ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। माइनस से 0 में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन। सो सल्फ्यूरिक एसिड इनकी भी क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन, और उनको कन्वर्ट कर देता है फ्री फॉर्म। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच H2SO4 is acting as an oxidizing agent। अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद बेंजीन। बच्चों ये रिएक्शन आपने आगे जाके डिस्कस करना ही है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर बहुत तफसील के साथ ये रिएक्शन मौजूद है। बस मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल आपको देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अच्छा बच्चों यहाँ पे लफ्ज इलेक्ट्रोफिलिक इस्तेमाल हुआ है, और इलेक्ट्रोफिलिक का लफ्ज इलेक्ट्रोफाइल से निकला है, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर। तो इलेक्ट्रॉन लवर वही होगा जिसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक तो हो गया E पॉजिटिव। स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि एक एटम को रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा। अब ये रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? बेंजीन के साथ हो रहा है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन SO3 की मौजूदगी में होता है, और बेंजीन का जस्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट आके जुड़ जाता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड, ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड बन रहा है ना बच्चों, इस रिजल्टिंग कंपाउंड को इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। इसको लिखा जाता है C6H5SO3H। कभी कभार इसको यूं भी लिखा जाता है, बात एक ही है। और इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
सो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद बेंजीन अ कंपाउंड नेम्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये एक आसान सा रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इट्स डिटेल इज वेरी मच गिवन इन चैप्टर नंबर 9। अब आते हैं स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के ऊपर। पर जो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो जाए, और प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? एक इनसॉल्यूबल चीज जो प्रोड्यूस हो जाती है ना, कोई इनसॉल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो आपने उसको प्रेसिपिटेट का नाम देना है। ये पाउडर की फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाता है, ये फोम यानी झाग की फॉर्म में भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को, प्रेसिपिटेशन को हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? बच्चों, हमारे पास दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक सॉल्यूबल होते हैं और एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं दे आर टर्म्ड एज सॉल्यूबल सॉल्ट्स, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते दे आर टर्म्ड एज इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स। तो जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, उसको बनाने के लिए हम प्रेसिपिटेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड। याद रखिएगा, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इसीलिए आपकी बुक में इसके साथ AQ का साइन या स्टेट सिंबल मौजूद है। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशन। और वैसे भी इसमें तो हमें शक ही नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑल द क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। जितने भी क्लोराइड्स हैं वो सब के सब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं ना बेटा, तो उसके नतीजे में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है बेरियम सल्फेट, एंड इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, सो इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड इट सेटल्स डाउन। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो वाटर में डिसॉल्व होता है ना इक्वेशन में, हम उसके फॉर्मूले के साथ AQ लिख देते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट भी वाटर में सॉल्यूबल है, और सिर्फ लेड नाइट्रेट नहीं, ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। All the chlorides are soluble in water and all the nitrates are also soluble in water. But when we react these nitrates like lead nitrate with concentrated sulfuric acid, but it produces lead sulfate. Lead sulfate do not dissolve in water. It remains in the form of solid और ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया ना स्टूडेंट्स, इसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, एंड दिस होल टेक्निक इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। सो सल्फ्यूरिक एसिड की हम उसको प्रेसिपिटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये सारे इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स इसके जरिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ना सिर्फ इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं, बल्कि साथ ही साथ बेटा ये उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। अब चलते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ, और वो है रिएक्शंस विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जब इसका रिएक्शन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवाते हैं तो क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आमतौर पे जब आप किसी चीज का रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवाते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सामने वाले की ऑक्सीडेशन करवा देता है, और वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ये बात अभी हम यहां पर भी डिस्कस करके आए हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दिया जाए तो आप ये समझेंगे कि ये उसकी क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। नहीं स्टूडेंट्स, ये उसकी ऑक्सीडेशन नहीं करता, बल्कि जैसे ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMNO4 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, इट प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। आप ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोड्यूस हो गई है ना, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। बच्चों, ये नेसेंट ऑक्सीजन भी इसको कहा जाता है, इसको एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन भी कहा जाता है, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई है ना बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन बाकी कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करवाएगी। यानी सल्फ्यूरिक एसिड वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन जब इसका रिएक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवा दिया जाए
तो उस रिएक्शन के नतीजे में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन एक्चुअली ऑक्सीडाइजेस सम अदर सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके सामने फेरस सल्फेट लिखा हुआ है। सो दिस इज फेरस सल्फेट और ये नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मोर सल्फ्यूरिक एसिड उसको कन्वर्ट कर रहा है, ये देखें, फेरिक सल्फेट के अंदर। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जब इसका रिएक्शन और कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ करवाया जाएगा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंसेस। फोकस करें स्टूडेंट्स, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमें सल्फर नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। और यहां पर भी SO4 है और SO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6। यहां K2SO4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। MnSO4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। उसके बाद ये फेरिक सल्फेट में आया, ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पे लिख देता हूं +6। क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई? नहीं हुई। इट मींस व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इट रिमेन अनचेंज्ड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमतौर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवाने पर चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा क्योंकि ये इटसेल्फ खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद जो है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये इनके हाथों ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी जगह पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हुई। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस। और बेटा ये जो मैंने लिखा है ये इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करके लिखा है। इसके ऊपर हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन एवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स तो हम उसका एक ओवरऑल इक्वेशन निकालते हैं। तो इस केस में ये नेसेंट ऑक्सीजन बेटा कैंसिल हो जाएगी, बाकी चीज़ों को हम नीचे लिख देते हैं और एक कंप्लीट रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है। सो आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिफाइड KMnO4, और ये एसिडिफाइड KMnO4 फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके उसको फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है। सल्फर के ऊपर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। सो बेटा दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। और अब हम मूव करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक एज वेल एज लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलें अब आपको यूजेस पढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, this is the last topic of this chapter and we are going to discuss the uses of sulfuric acid. जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, और बेटा इसको किंग ऑफ केमिकल्स इसीलिए कहा जाता है कि इसके बहुत एक्सटेंसिव यूजेस हैं। तो चूंकि बहुत ज्यादा यूजेस हैं इसके, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन जो है ना, इसकी जो प्रोडक्शन है बेटा, दैट इज किसी भी एक नेशन की जो इकोनॉमी होती है ना वो इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, इट इज नॉर्मली सेट दैट द कंट्री विच इज प्रोड्यूसिंग much and more amount of sulfuric acid has a very good economy, क्योंकि इसके यूजेस ही बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये जाहिर है जो ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करेगा वो फिर इसको मुल्क से बाहर भी भेजेगा, इसको सेल करेगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की जो इकोनॉमी है वो इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। हर साल कई मिलियन टन्स इसके प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा एशिया में ही प्रोड्यूस होता है, तकरीबन 40% के करीब एशिया में प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं इसके यूजेस पे। सारे मुकम्मल यूजेस जो हैं वो हम यहाँ पे ऑब्वियसली बयान नहीं कर सकते, तो लिमिटेड यूजेस को ही देखते हैं। In the first use, it is written that it is used in the manufacture of fertilizers. ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है, और सिर्फ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स नहीं बल्कि फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स भी प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स, आमतौर पे
जो फर्टिलाइजर्स ये प्रोड्यूस करता है उनमें अमोनियम सल्फेट है, जिसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस SO4। स्टूडेंट्स, इन फर्टिलाइजर्स के अंदर एक है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला है NH4NO3, और इसके अलावा यहां से एक और फर्टिलाइजर इससे हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। अच्छा बच्चों, ये कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जो है ये इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लफ्ज सुपरफॉस्फेट हम पहली दफा पढ़ रहे हैं। असल में सुपरफॉस्फेट का मतलब है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब याद कीजिए फॉस्फोरिक एसिड में हमने पढ़ा था कि वो H2PO4 बनाता है, तो वो सुपरफॉस्फेट ग्रुप होता है। तो कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का बेटा फॉर्मूला होता है CaH2PO4 होल ट्वाइस। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। तो याद रखिएगा कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। अब यही इसका आप देखें कितना बड़ा यूज है कि पूरी दुनिया में ही फर्टिलाइजर्स चल रहे हैं टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। दूसरा यूज है कि बेटा इट इज यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम के अंदर जब क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो नाइट्रोजन वगैरह को निकालने के लिए फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि उसमें कसीर तादाद में सल्फर भी मौजूद होता है। तो वो सल्फर और नाइट्रोजन को निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं। और आपने देख लिया है कि अभी हम पढ़कर आए हैं थोड़ी देर पहले कि नाइट्रोजन के साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है, सल्फर के साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है, तो ये उनको रिमूव कर लेता है वहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन अभी हम इसी चैप्टर और इसी टॉपिक के अंदर पढ़कर आए हैं कि HCl प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इसमें से हम फॉस्फोरिक एसिड को भी प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप जो टॉपिक मैंने अभी आपको करवाया है, इससे पहले जो टॉपिक था प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, मैंने वहाँ पर एक और प्रोसेस आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस। तो जब हम वेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ना बेटा, तो वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, phosphoric acid is produced by this technique, wet sulfuric acid process। इसके जरिए हम साथ में सल्फ्यूरिक एसिड तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं स्टूडेंट, साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को भी हम। इसका मतलब है कि ये अपनी तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एसिड्स जो हैं उनको भी ये प्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूँ, तो अभी हम रिएक्शंस पढ़ कर आए हैं, आपने देखा है अ नंबर ऑफ सल्फेट्स इसके जरिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन इसके साथ याद करें, हमने आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट प्रोड्यूस किया, फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन करके फेरिक सल्फेट प्रोड्यूस कर लिया, जिंक सल्फेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे सल्फेट्स, अ वास्ट वैरायटी ऑफ सल्फेट्स इसके ज़रिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम पढ़कर आए हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जैसे कंपाउंड इसके ज़रिए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम ओलियम जैसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी डाइज इससे बन सकती हैं जो कपड़ों को रंग देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करने में ये इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा एक ख़ास प्लास्टिक का जो हम यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, मैं उसको इधर मेंशन कर रहा हूँ। इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स सेलोफेन नाम का एक प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ अ प्लास्टिक दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डीलिंग सेलुलोज, इसलिए इसके नाम में सेलोफेन, सेलो का वर्ड आ रहा है क्योंकि ये सेलुलोज से बनता है। स्टूडेंट्स, ये सेलोफेन वही एक प्लास्टिक है जिसकी शीट हमारे घरों में इस्तेमाल होती है हम खाने को पैक करने के लिए
उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देखें कि हर जगह पर ही वो क्लिंग रोल के नाम से इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये सेलोफेन है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट ज़ाहिर है एसिड है, इट हैज़ द एबिलिटी टू किल जर्म्स, तो ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी बनाने के लिए उसको यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा इस्तेमाल पेंट्स और पेंट्स के साथ साथ इनेमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है कि पेंट्स के साथ साथ इनेमल्स को भी ये प्रोड्यूस करता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड और सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें सरेफेरिस्ट सबसे पहले हम जिसका नाम लेते हैं वो है नायलॉन। सो स्टूडेंट्स, नायलॉन की प्रोडक्शन के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो नायलॉन नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो एक सिंथेटिक फाइबर है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो आप देखें इंडस्ट्रियली ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल बैटरीज में यूज़ होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट और स्टोरेज सेल्स में इस्तेमाल होता है। एक बैटरी तो आप पढ़कर आए हुए हैं, मैं उसका नाम अगर यहाँ पे मेंशन करूँ स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी। तो उस लेड स्टोरेज बैटरी में याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइट कौन था? सल्फ्यूरिक एसिड। सो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ कर आए हैं कि हल्का सा वाटर इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम एक्वस सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ होता है और कंडक्शन ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इट इज़ अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट, तो ड्राइंग एजेंट होने की वजह से वो गैसेस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप हमने देख लिया था कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो बनी थी, हमने उसके ऊपर जैसे ही कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया, उसने उसको ड्राई भी कर दिया और साथ ही साथ उसको ओलियम में कन्वर्ट कर दिया। एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? बहुत सारे कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ता है। टॉलरेंस टेस्ट के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिहाइड्रेशन प्रोसेस रिएक्शंस देख के आए हैं, जिसमें हमने ग्लूकोज और सुक्रोज के साथ इसका रिएक्शन करवाया और उनमें से वाटर एमिट हो गया, वो अक्सर हम स्टूडेंट्स को रिएक्शंस करके लेबॉर्ट्री में दिखाते हैं कि किस तरीके से इट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इट इज़ यूज एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर डिफरेंट रिकॉर्डिंग्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में इसका जो इस्तेमाल है ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है एज अ वेरी पावरफुल क्लीनिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, ये जो हम लेदर बनाते हैं, आपको पता है वो एनिमल्स की हाइड से बनता है, जानवरों की जो खालें होती हैं उनसे बनता है। तो उन खालों को साफ पहले किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उस पूरे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल क्लीनिंग एजेंट। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और लेदर इंडस्ट्री में इसका जो यूज़ है वो एज क्लीनिंग एजेंट है, कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्लीनिंग एजेंट है, चीज़ों को, सरफेसिस को साफ कर देता है। और यही काम इसका हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये मेटल्स, आयरन हो गया, ये दूसरे मेटल्स हैं, जब ये ज़मीन की माइनिंग करने से निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, तो स्टूडेंट्स इनके ऊपर एक लेयर आई होती है, उनके ऑक्साइड की आमतौर पे लेयर आई होती है, जिसकी वजह से वो बड़े अनरिएक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। क्योंकि जाहिर है ऊपर लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, तो वो बड़े इनएक्टिव हो जाते हैं अंदर पड़े हुए। तो इसलिए उस लेयर को हमने हटाना होता है, और उस लेयर को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज मेटल स्केलिंग। तो उसके ऊपर जो स्केल आ जाता है, उसके ऊपर जो एक लेयर आ जाती है, हमने उसको रिमूव करना होता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड, सिंस इट इज अ वेरी पावरफुल cleaning agent, that is why it is used to remove or clean the layer of the metal oxide जो कि उसके ओर के बाहर आ चुकी है, और जैसे ही वो रिमूव होती है ऑब्वियसली अंदर से मेटल जो है वो हमें मिल जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भी इसका जो यूज़ है
वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पर ही हमें नज़र आता है। तो ये जो आखिरी यूज़ आपके सामने लिखा हुआ है इन टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, लेदर एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, वहाँ सब के अंदर ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक इसका डोमेस्टिक यूज़ भी है। अब आप सोचेंगे कि सर डोमेस्टिक यूज़ हमने तो नहीं कभी देखा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हम अपने घरों में बिलखसूस वॉशरूम्स वगैरह के ड्रेन को साफ करने के लिए एसिड यूज़ करते हैं, वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ड्रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ड्रेन्स का जो एसिड होता है वो बेसिकली मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बाकी कंपाउंड्स के साथ। तो ये इसका डोमेस्टिक यूज़ भी है कि जिसमें हम इसको आम तौर पे भी अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से जो भी इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है उसको बुक पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो गया। इस चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आमतौर पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं स्टूडेंट्स, उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। बाकी कुछ अहम और क्वेश्चंस हैं जिनको इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स यूजेस। इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अपनी बुक के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ ही साथ थियोरेटिकली हमने इस चैप्टर को वाइंड अप कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइजेस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।